पूरे YouTube पे सबसे दमदार सुरदार कंटेंट देने का जो मैं दावा करता हूं, उसी के क्रम में आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। भाई साहब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जगह जगह देख लिया, चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको कहीं वीडियो नहीं मिल रही थी। तो भाई साहब परेशानी आपकी खत्म होती है इस क्लास को देखने के बाद, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एक क्लास में एक यूनिट को मैं कंप्लीट करता हूं बहुत ही अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। तो भाई साहब समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली और ये क्लास आपके लिए प्रॉपर है। तो क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इस क्लास में यूनिट 4 का कंप्लीट गर्दा उड़ जाएगा। जब बात करते हैं पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो छाती ठोक के ये दावा है कि कंटेंट से समझौता हम कतई नहीं करेंगे। चलिएगा क्लास को करते हैं स्टार्ट। मजा लीजिएगा क्लास का और बाद में बताइएगा क्लास लगी कैसी है। राधे। सबसे पहले हम शॉर्ट प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चलिएगा बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो भाई व्यवसाय संयोजन से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में जो व्यवसाय संयोजन का अर्थ होता है वो होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो व्यवसाय संयोजन का अर्थ क्या है? समझिएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यवसाय एक साथ मिलकर साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसको कहते हैं सर व्यवसाय संयोजन या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई। देखिएगा इसमें दो, जैसे एक कंपनी है टाटा स्टील, एक कंपनी है JSW स्टील, ठीक है, दोनों ही कंपनी स्टील की है, याद रखना दोनों ही कंपनी क्या है। तो आपने कहा सर स्टील की है, मिलकर एक कंपनी बना लेते हैं। तो और ये फिर मिलकर अगर कंपनी बना के फिर साथ में लागत लगा के जो है मुनाफा जो कमाएंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो क्या है? तो आपने कहा सर यही तो व्यवसाय संयोजन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात अब आपके माइंड में फिट हो गई होगी। इससे होगा क्या? तो भाई इससे क्या है, प्रतिस्पर्धा कम होगी। अब आप कहेंगे सर प्रतिस्पर्धा कैसे कम होगी? समझिएगा, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है कपड़े का और आपके कोई बगल में जो दुकानदार है उसका बिजनेस है कपड़े का। फिर क्या हुआ कि भाई कोई अगर कस्टमर आता है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा सस्ते दरों पर दे दे, है ना, आपको किसी उसकी वजह से अपने दाम जो है वो गिराने पड़े। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, इससे क्या होगा कि हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ से क्या है कि भाई अगर हम संयोजन के साथ काम करेंगे, यानी कि व्यवसाय संयोजन के साथ अगर दो कंपनियां काम करेंगी, लेकिन याद रखना कि जो उत्पाद हैं वो सेम ही होने चाहिए, तो फिर इससे क्या है भाई, कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा ना, कहीं से भी ले लो फिर तो अपना ही है सब, है ना। तो इस तरह से उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और लागत भी कम लगानी पड़ेगी साहब। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे भाई उद्देश्य को जरा हम समझते हैं तो यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा व्यवसाय संयोजन के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको हम जरा समझते हैं। तो पहला है आपका प्रतिस्पर्धा कम करना, दूसरा है उत्पादन लागत घटाना, और तीसरा है लाभ में वृद्धि करना, चौथा है मार्केट पर नियंत्रण करना। अच्छा, लाभ में वृद्धि के लिए तो भाई कोई भी व्यवसाय करे तो उसके लिए तो किया जाता है। अब जरा समझते हैं भाई, उदाहरण के साथ हम समझते हैं, जैसे कई दवा कंपनियां हैं, सन फार्मा है, रनबैक्सी है, एक साथ मिलकर अगर काम करती हैं ताकि मुनाफा भी बढ़ जाए और बाजार पर पकड़ भी मजबूत हो जाए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे संभव है? समझिएगा, देखिएगा कैसे कि भैया जैसे एक सन फार्मा कंपनी है और एक है रनबैक्सी कंपनी। सन फार्मा क्या करती है, टैबलेट बनाती है प्लस सिरप बनाती है, ठीक है। अच्छा, रनबैक्सी क्या करती है? तो भाई रनबैक्सी चोट की दवाएं बनाती है। अब आप समझेंगे, देखो मान लो कि ये दोनों कंपनियां क्या करें, एक साथ मिल जाएं और ये फिर एक नई कंपनी के साथ क्या करें भाई, ये टैबलेट भी बनाएं, सिरप भी बनाएं और प्लस क्या करें, आपकी चोट का भी जो है वो सामान, चोट की भी जो दवाएं बनाएं। तो फिर आप एक बात बताओ कि फिर तो पूरा बाजार अपना ही होगा ना, जो भी फार्मेसी वाली चीजें होंगी सब अपनी होंगी। तो इस तरह से ये संयोजन काम करता है। व्यापार संयोजन की मैं बात कर रहा हूं। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय भाई जरूर लिख दो, ठीक है, जरूर लिख दो। चलेंगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो ईमानदारी के साथ लाइक कर दो और एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने क्या किया, 3 क्लास दी, तो 3 क्लास में 3 यूनिट कंप्लीट कर दी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद बचती है लास्ट एक यूनिट। तो 4 यूनिट चूंकि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आज की ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका संपूर्ण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भाई बहन ये कहता है कि मुझे पढ़ाया नहीं गया इसलिए मैं नाकामयाब हो गया, तो भाई साहब ये फिर मुझे लगता है कि आपकी बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं है फिर आपकी, है ना। जो माँ बाप आपके लिए मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, तो भाई उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा यार एक बार। समझेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की।
तो भाई व्यवसाय संयोजन के प्रकार हमें समझना है कि क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं। समझेंगे। पहला है क्षैतिज संयोजन, जैसे समान उद्योग की जो दो कंपनियां हैं उनका मिलना। अच्छा, अभी जो मैंने बात आपको बताई थी वो बताया था कि भाई जैसे स्टील की कंपनियां हैं तो स्टील की कंपनियां मिलकर के क्या करेंगे, एक नई कंपनी बनाएंगी, साथ में ही पूंजी का निवेश करेंगी और फिर साथ में ही मुनाफा कमाएंगी। बताई थी बात कि नहीं बताई थी? जैसे दो साबुन वाली कंपनियां हैं और एक उनका एक हो जाएंगे। जैसे मैं अगर किसी का नाम लूँ तो बुरा मत मानिएगा। जैसे लाइफबॉय कंपनी है, लाइफबॉय साबुन बनाती है और एक कंपनी साबुन बनाती है आपकी नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 बनाती है। दोनों ही कंपनियां मिल जाए और फिर मिलकर के काम करें तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि निवेश कम होगा और लाभ उनको अधिक होगा। तो ये है क्षैतिज संयोजन, जब उद्योग क्या है, समान हो। अच्छा, ऊर्ध्व संयोजन क्या है? कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक जुड़ी कंपनियों का मिलना, है ना भाई। इसमें क्या है, जैसे समझिएगा, जैसे कपास उत्पादक और कपड़ा निर्माता का जो संयोजन हो सकता है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। जैसे कपास का अर्थ क्या होता है? जो रॉ मटेरियल मैं कहता हूं उस चीज को, है ना। और बाद में जो है कपड़ा निर्माता, उसका संयोजन हो जाना। तो फिर ये क्या है? ये एक तो कच्चा माल हो गया, है ना, और एक क्या है, जब तक वो कपड़ा तैयार नहीं हो जाता है तब तक के लिए क्या करना, ये मेल मिलाप कर लेना, है ना। वो कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन कर लेना, समझौता कर लेना, जो भी चीजें हैं अपने हिसाब से बढ़ लगाना आप। अच्छा, तीसरा है मिश्र संयोजन। पहला तो हुआ क्षैतिज, दूसरा हुआ ऊर्ध्व और तीसरा हो गया मिश्र संयोजन। अब आप कहेंगे मिश्र क्या है? समझिएगा, अलग अलग उद्योगों का मिलना। अब अलग अलग उद्योगों का मिलना ये कैसे संभव है? समझेंगे। जैसे रिलायंस ग्रुप का टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी में एक साथ हो जाना, ये क्या है? तो भैया ये मिश्र संयोजन ही तो है ना। ये क्या है? मिश्र संयोजन है। इसमें क्या होगा कि जो उद्योग है वो अलग अलग होंगे। समझेंगे कैसे? देखिएगा, युक्तिकरण, जो रेशनलाइजेशन है उसका अर्थ हमें बताना है। भाई युक्तिकरण से सीधा सीधा हमें एक बात समझ में आ रही होगी कि युक्ति का अर्थ सीधा सीधा है प्लानिंग। भाई उद्योग में वैज्ञानिक और तकनीकी सुधार करके कुशलता, गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाना ही क्या है? एक युक्तिकरण है भैया। अच्छा, उदाहरण के साथ अगर हम इसको समझें तो भाई मारुति सुजुकी ने नई ऑटोमेटिक मशीन का जो है वो प्रयोग करके उत्पादन की गति बढ़ाई। ये क्या है? तो भाई ये युक्तिकरण ही तो है। ये क्या है? ये युक्तिकरण है, ये प्लानिंग है। अच्छा, उद्देश्य के साथ अगर हम इस चीज को कवर करें, भाई दोस्तों को शेयर जरूर कर देना क्लास को यार, जितनी मेहनत से मैं बनाता हूं। और अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है बिजनेस स्टैटिक्स फिर मैं कैसे दे पाऊंगा आपको, है ना। बताओ, बिजनेस स्टैटिक्स की अगर क्लास चाहिए तो एक बार कमेंट में लिख दो कि इन सब क्लासेस में मजा आया। एक बार लिखना बेहद जरूरी है कि भाई बताओ क्लास में मजा आया। और अगर आपके 100 कमेंट हो गए तो फिर मैं, जैसे मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, आपके एग्जाम से पहले मुझे लगता है 2 से 3 दिन में ही एक एक क्लास ला करके क्या करूंगा, आपके बिजनेस स्टैटिक्स को भी कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा और लाइक जरूर करना पड़ेगा। कम से कम 100 लाइक की मैं आपसे उम्मीद करता हूं और 100 कमेंट की मैं उम्मीद करता हूं। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करवाइएगा। भाई युक्तिकरण के उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका प्रमुख उद्देश्य है उत्पादन लागत कम करना, है ना। क्या उद्देश्य है भाई? उत्पादन लागत जो है वो कम करना है। दूसरा है गुणवत्ता को बढ़ाना है। तीसरा है भैया कार्य कुशलता बढ़ाना है। अच्छा, कार्य कुशलता कैसे बढ़ेगी? जब लोग क्या है, स्किलफुल होंगे। लाभ में वृद्धि करना, सब सीधी बात होती है। बिजनेस का मतलब ही होता है कि लाभ में वृद्धि हो जाए। जैसे भाई नेस्ले कोई कंपनी है, आधुनिक मशीन लगाकर उत्पादन क्या करती है? सस्ता भी करती है और तेज भी करती है। नेक्स्ट हम समझेंगे इस 7 जो है वो शॉर्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लॉन्ग प्रश्नों को कवर करेंगे। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर बाहर गया तो फिर आप मुझे आकर के कमेंट कर देना कि आपके 4 जो आपने वीडियो दी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, क्वेश्चन बाहर था। क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता। पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में भाई साहब ये क्लास है। छाती ठोक के ये दावा रहता है भैया। युक्तिकरण के लाभ लिखिए भैया। लाभ जो है समझेंगे, उत्पादकता में वृद्धि होना, समय की बचत होना, संसाधनों का बेहतर उपयोग होना और गुणवत्ता में सुधार होना, ये क्या है? ये युक्तिकरण के लाभ हो जाएंगे, है ना। चलेंगे। जैसे इन्फोसिस ने काम के लिए नई सॉफ्टवेयर तकनीकी अपनाई और इससे समय और लागत क्या है, दोनों बच गए। नई सॉफ्टवेयर और तकनीकी जो अपनाई है, इससे क्या हुआ? टाइम भी बचा और लागत भी क्या है, कम लगी और मुनाफा ज्यादा हुआ। 7 नंबर प्रश्न की बात होगी तो भाई राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हैं? समझिएगा, जब सरकार किसी निजी कंपनी या फिर बैंक को अपने नियंत्रण में लेकर जनता के हित में चलाती है तब फिर उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है।
अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, समझते हैं। देखिएगा भाई साहब कि भाई कोई निजी कंपनी है, निजी कंपनी का सीधा सीधा अर्थ है कोई कंपनी जो है वो निजी है, यानी कि प्राइवेट है। बैंक भी इसी तरीके से अगर प्राइवेट है तो फिर सरकार क्या करेगी, जनता के हित में, है ना, ध्यान रखना, जनता के हित में वो अपने नियंत्रण में ले लेगी। कौन ले लेगी, तो आपने कहा सरकार लेती है। और जब सरकार जनता के हित में निजी कंपनियां बैंक को चलाती है तो उसी को क्या कहते हैं, तो आपने कहा नेशनलाइजेशन कहते हैं या फिर राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अच्छा, बात समझते हैं कि भाई 1969 में क्या हुआ, भारत सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, है ना, ताकि गरीबों को भी बैंक की सेवाएं मिल सके। तो ये क्या है भाई, ये राष्ट्रीयकरण है। अच्छा, अब परेशान ना होना, इस चीज को हम लॉन्ग प्रश्न के माध्यम से समझेंगे तो एक एक बात क्लियर हो जाएगी। चलिएगा लॉन्ग प्रश्नों को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न की, आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, जरा फोकस बनाइएगा और इधर उधर मन को भटकाने की कतई जरूरत नहीं है। समझे एक बार। भाई व्यवसाय संयोजन का अर्थ, उद्देश्य एवं जो रूप है उसको स्पष्ट करना है। अभी हमने क्या किया, सबको अलग अलग समझा था, अब हम एक साथ इस क्वेश्चन में मर्ज करके पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न लॉन्ग में भी तो आ सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। समझिएगा, व्यवसाय संयोजन का जो अर्थ है मैं आपको बता चुका हूं कि भाई दो या दो से अधिक उद्योगों को मिलकर एक बड़े संगठन के रूप में जो कार्य करना होता है, जिससे वे बाजार में अधिक प्रभावशाली बन सके, है ना, और साथ ही में क्या हो, प्रतिस्पर्धा में कमी हो, मार्केट में क्या हो, मार्केट में नई पहचान बनाया जा सके। तो इसके लिए क्या होता है, व्यवसाय संयोजन बड़ा लाभकारी है। उद्देश्य जरा हम समझते हैं। देखिएगा, प्रतिस्पर्धा में से कमी आती है। अच्छा, उत्पादन क्षमता में भी क्या है, तो आप कहेंगे सर वृद्धि होती है। मैंने कितनी चीजें बताई थी, तो आपको 3 बताए थे, इसके 3 भाग बताए थे। कमेंट में एक बार भाग लिख दो, जल्दी से लिख दो, है ना, जल्दी से एक बार कमेंट में भाग लिख दो, मुझे देखना है कि आप सबकी पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही। ठीक है, जल्दी से लिख दो भाई। लागत में कमी और नेक्स्ट है आपका मुनाफे में वृद्धि। तो भाई लागत में तो कमी होगी ही, जब हम क्या करेंगे, एक 2 व्यक्ति हैं, उनकी अलग अलग कंपनियां हैं और उनने क्या किया, मर्ज करके एक अपनी भैया कंपनी बना ली, है ना। इस कंपनी में ही इनने अपना निवेश लगाया, इनने लगाया। तो भाई अगर ये 100 रुपये लगाते थे, है ना, अपनी कंपनी में, ये भी 100 लगाते थे, तो दोनों इन्होंने क्या किया, 50-50 लगा करके आराम से काम किया। तो भाई जब 50-50 लगाए तो लागत तो कम हो गई। अच्छा, जो वृद्धि क्या है भाई, मुनाफे में वृद्धि होगी। इस बात से 50 जो लगाए तो 50 प्लस तो कुछ मिलेगा ही ना, इन्हें कहने का अर्थ हम बता रहे केवल। अब ये 50,000 तो होंगे नहीं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलेगा। जब बात हम एक अच्छे लेवल की अपनी बात चल रही है, बाकी कैसी भी चीज़ें हो चलेंगी, हम तो भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे देखेंगे, सब ऊपर वाला जानेगा। चलेंगे, यहाँ पे बात करेंगे मुख्य रूप से इनका, हम समझते हैं मुख्य रूप। इनको भाई क्षैतिज संयोजन एक कहते हैं, एक है ऊर्ध्व संयोजन जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, एक है मिश्र संयोजन। क्षैतिज संयोजन की बात करें तो भाई जैसे 2 मोबाइल कंपनियां हैं, जैसे एक हुआ वीवो और एक हुआ ओप्पो। अब ये वीवो है और ओप्पो है, ये क्या है, तो आपने कहा सर दोनों ही मोबाइल कंपनियां हैं। अब ये मिला करके कोई आईक्यू निकाल देता है या फिर जो अदर एक कोई ब्रांड है उसको अगर निकाल देता है, तो फिर भाई क्या होगा, दोनों का ही लागत कम लगेगी और मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा अच्छे से बनेंगी, लाभ ज्यादा कमाएंगी कंपनियां। चलिएगा, ऊर्ध्व संयोजन को हम जरा एक बार इसका पर्दाफाश करेंगे। जैसे एक कंपनी जो गेहूं से आटा बनाती है और दूसरी जो है आटे से बिस्किट बनाती है, तो दोनों का संयोजन, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्व संयोजन कहते हैं। भाई मैंने एक एग्जांपल आपको ऊर्ध्व में और दिया था, जैसे कोई रॉ मटेरियल है कपड़े का, ठीक है, और एक क्या है, कपड़ा निर्माता है। तो इस तरह से इन दोनों की साझेदारी उस टाइम तक चलती है जब वो कपड़ा बन नहीं जाता है तब तक। तो इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्व संयोजन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों आपने समझ लिए होंगे। अच्छा, तीसरा क्या है भैया, तो तीसरा है मिश्र संयोजन। जैसे टाटा ग्रुप जो कार, होटल और आईटी सब चलाते हैं, तो ये क्या है भाई, ये मिश्र संयोजन है, इसमें सब चीजें आती हैं, इसमें तरह तरह के व्यवसाय आते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो व्यवसाय संयोजन से उद्योग मजबूत होता है, प्रतिस्पर्धा कम होती है और स्थायी जो है वो कस्टमर्स भी स्थायी, मैं कहता हूं, कह सकता हूं इस बात से कि बन सकते हैं। चलिएगा, बात करेंगे दूसरे लॉन्ग प्रश्न की। युक्तिकरण का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य एवं सिद्धांत बताइए, उदाहरण सहित बताइए। देखो, जो आपके माइनर है, किसी का भारतीय संविधान या जनरल साइंस माइनर है,
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सब्जेक्ट की भी क्लास देंगे, जनरल साइंस की तो एक ऐसी क्लास ला करके हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे कि भाई एक क्लास में पूरी जनरल साइंस खत्म, 1 घंटे की या 1 से 1.5 घंटे की हो सकता है वो क्लास होगी, और सारी चीज़ों को हम कवर कर देंगे। और इसी तरीके से भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास लाएंगे भैया, है ना। और एक आपका को सर्कुलर है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता, उसका भी हम क्या करेंगे, काम तमाम कर देंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले आपको सब मिल जाएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन का अर्थ सीधा सीधा होना चाहिए अपना एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म, मैं तो यही कहता हूं, है ना। और आप सबके प्यार से, आप सबके सपोर्ट से मुझे लगता है कि इस ऊंचाई को भी हम छुएंगे और बहुत जल्द छुएंगे। बस शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। युक्तिकरण का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य और जो सिद्धांत है उनको हमें बताना है। समझते हैं। युक्तिकरण का जो अर्थ है, उत्पादन को वैज्ञानिक तरीकों से सुधारना, ताकि उत्पाद कैसा हो, तो भाई सस्ता हो, तेज हो और बेहतर हो। जैसे अभी इन्फोसिस कंपनी की बात की थी और एक कंपनी की और बात की थी, क्या नाम है मैं भूल गया, उसका याद नहीं आ रहा। तो उनकी मैंने जो बात की थी कि भाई उनसे क्या किया कि जो अपनी उत्पादक चीजें हैं उनको तेज किया है। हाँ, नेस्ले की मैंने बात की थी, जो मैगी वगैरह बनाते हैं। मैं तो ऐसे में किसी का मतलब एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। और विशेषताओं की अगर बात करें तो आधुनिक मशीनों का जो उपयोग है ना, कार्य कुशल श्रमिक यहाँ से होते हैं। तीसरा, उचित प्रबंधन प्रणाली, और चौथा है समय की बचत। तो भाई ये जो है इस चीज की विशेषताएं हो जाएंगी। अच्छा, उद्देश्य हम जरा समझें तो उद्देश्य होता है, पहला तो सेम भाई उद्देश्य है भाई लागत कम करना, है ना, गुणवत्ता सुधारना। गुणवत्ता सुधारना का अर्थ क्या है, क्वालिटी देना, है ना। अच्छा, उत्पादकता बढ़ाना, तो भाई हर व्यवसाय का मुझे लगता है कि ये उद्देश्य होता है कि उत्पादकता बढ़ जाए, है ना, लागत कम लगे और लाभ ज्यादा मिले। सिद्धांत को जरा हम समझते हैं। देखिएगा, मानकीकरण, समान प्रकार के उत्पाद बनाना, है ना, क्या है, समान प्रकार के उत्पाद बनाना। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कोका कोला हर देश में एक जैसा स्वाद रखता है। भाई जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसी जो होटल्स वगैरह होती हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप उनके टेस्ट की वजह से आप वहाँ खाना खाते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूँ जो स्किल्ड वहाँ पे जो वर्कर हैं वो अगर चले जाएं किसी दूसरे, छोटा सा मैं कहता हूँ ढाबा खोल लें, और आपको अगर वो टेस्ट अगर इस खाने में, रेस्टोरेंट के खाने में नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आप फिर वो अगर ढाबा में एक बार चख के आएंगे ना और वहाँ मिल गया, तो फिर यहाँ से भीड़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, यानी कि क्राउड खत्म हो जाएगा, चलेगा। यांत्रिकरण, मशीनों का प्रयोग जो है उसको हम जरा समझते हैं। जैसे हीरो मोटोकॉर्प है और रोबोट वेल्डिंग सिस्टम है, तो ये क्या है, ये मशीनों के प्रयोग से जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा। अब आप एक बात बताओ, जैसे कहीं मोटरसाइकिल या फिर जो कार वगैरह हैं उनकी असेंबलिंग होती है, ठीक है, और अगर जो वेल्डिंग की व्यवस्था है या फिर अन्य जो चीज़ें हैं उनके असेंबलिंग में अगर रोबोट जो एजेंसियां हैं वो अगर काम करने लगे या फिर तरह तरह की मशीनें काम करने लगे, तो फिर यांत्रिकरण से यही फायदा मिलता है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। होंगे कि नहीं, बहुत कम वर्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन हर चीज़ का मुझे लगता है कि नुकसान भी है और फायदा भी है। इससे बहुत लोगों की नौकरी चली जाएंगी, है ना, रोबोट से, यांत्रिकरण से बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, आप बताओ इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, एक बार कमेंट में आप बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं कि अलग अलग विचार लोगों के कैसे हैं। केंद्रीकरण को जरा हम समझेंगे, कार्यों का समन्वय। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण में क्या है, कार्यों का जो समन्वय है, जैसे अमेजन के डेटा सर्वर सब एक जैसे नियंत्रित होते हैं। अब आप बताओ, जैसे अमेजन जो कंपनी है ना, अब उसके लिए उसने तरह तरह से क्या किया हुआ है, सिस्टम किया हुआ है पूरा अपना अच्छे से, है ना। यहाँ पे उसने अपना ऑफिस बना दिया, दूसरे जगह किसी, फिर दूसरे जगह, हर जगह उसने अपने ऑफिस बना रखे हैं। हर राज्य में है, हर सिटी में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, सब जगह उसके ऑफिस है, और वहां से जो है वो सारे कार्यों का समन्वय हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, निष्कर्ष जो है वो कैसे निकलता है भाई, तो युक्तिकरण उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है जो उन्हें आधुनिक युग के अनुकूल बनाती है। अच्छा, युक्तिकरण से सीधा सीधा आप समझ रहे होंगे युक्तियां बनाना, है ना, सीधा सिंपल अर्थ है इसका कि भाई युक्तियां बनाना, यानी कि प्लान्ड तरीके से जो है वो चीजों को आप करेंगे। तो भाई मैं तो कहता हूँ भाई उद्योग की रीढ़ तो होगी ही, क्योंकि सब में अगर दिमाग लगा के अगर हम चीज़ें करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा होगा। एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा से तत्पर है और रहेगा। ना आज तक 1 रुपये किसी से लिया है, ना कभी लेंगे, और ऐसा नहीं कि बाद में आप सोचो कि सक्सेस होने के बाद हम अपना ऐप लॉन्च कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। आपके लिए, गरीब से गरीब तबके के लिए हमने ये परिवार अपना बनाया था, जीरो से उठ करके आए हैं,
ऐसा नहीं है कि भाई रातों रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ हो, कुछ नहीं हुआ है। जीरो से उठकर आए हैं और आप सबके प्यार की वजह से जो है आज इतना परिवार अपना है ना। और एक सपोर्ट आपका, मुझे लगता है कि आपके 3 साल हम भी काम आएंगे, तो एक सब्सक्राइब तो मुझे लगता है बनता है सरकार, है ना, एक सब्सक्राइब बनता है। चलिएगा, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। युक्तिकरण और राष्ट्रीयकरण में हम जरा अंतर समझ लेते हैं एक बार कि युक्तिकरण और राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है। युक्तिकरण यानी कि रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके उत्पादन को अधिक सुव्यवस्थित, सस्ता और प्रभावी बनाना। सिंपल सी बात है भैया, मैं आपको बाकी बता चुका हूं ऊपर। इसका उद्देश्य उद्योग की कार्य क्षमता बढ़ाना और लाभ में वृद्धि करना होता है। किसका? भाई युक्तिकरण का होता है। और इस प्रक्रिया में मशीनों, तकनीकों, प्रबंधन और श्रम के बीच बेहतर तालमेल जो है वो बनाया जाता है। और सबके साथ, मशीनों के साथ, तकनीकी के साथ, पूरे प्रबंधन, श्रम, सबके साथ जो है काम को एक बेहतरीन अंजाम भी दिया जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया युक्तिकरण, हो गया, है ना। यहाँ पे 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, सुव्यवस्थित, सस्ता और प्रभावी बनाना। ठीक है, याद रखेंगे, चलेगा। अब राष्ट्रीयकरण जरा हम समझ लेते हैं, फिर आप बताना क्या अंतर है इनमें। राष्ट्रीयकरण क्या है कि भाई जब सरकार किसी निजी उद्योग या संस्था को अपने नियंत्रण में ले लेती है, क्यों लेती है? कि भाई जनता के हित में उसे चलाया जा सके। इसका उद्देश्य मुनाफे से अधिक क्या है? सामाजिक न्याय, समानता और सार्वजनिक सेवा का जो उद्देश्य लेकर के ये काम सरकार करती है। एक बार कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे भाई, है ना। निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे इस क्वेश्चन के। तो भाई निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन को जरा हम समझे तो भैया युक्तिकरण का जो संबंध उद्योग के भीतरी सुधारों से होता है ना, भीतरी सुधारों से है। जबकि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य जनहित में उद्योग का संचालन करना। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं, और दोनों ही देश की आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है और परस्पर पूरक भी है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलेंगे, बात करेंगे भाई बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो है हमने कंप्लीट कराई थी, और आज के इस क्लास को लाकर आपके लिए भैया हमने यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर दिया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा विषय मैंने पढ़ा नहीं है। भाई साहब, एक एक क्लास लाकर, एक एक क्लास में एक एक यूनिट देकर पूरे दम से, पूरे जोश के साथ आपको मैंने पढ़ाया है। और जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया, मुझे लगता है कि असफल होना तो ये तो खत्म ही होगी बात, है ना। परसेंटेज चमक जाएगी एकदम। और विश्वास रखना अपने इस भाई पर। बस आप जिस दिन पेपर देके आएंगे ना, तो उस दिन आप सबसे पहले मुझे ढूंढेंगे कि सर पेपर आपने तो नहीं बना दिया। चल, ये तो बातें हैं भाई, मजाक की हैं, पर सीरियसली पढ़ना जरूर। जो आपका माइनर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उस पर भी हम काम करेंगे। बहुत जल्द आपको विषय मिलेगा, है ना, वीडियो मिल जाएंगे आपको। भारतीय संविधान, इसकी भी मिलेगी। बाकी बताओ, वो क्लास चाहते कि नहीं चाहते आप, है ना, बिजनेस स्टैटिक्स की। और एक और जो आपका सब्जेक्ट है, जल्दी कमेंट में बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट की आप क्लास चाहते हैं, तो फिर हम उसकी क्लास जल्दी जल्दी बनाते हैं। जनरल साइंस, इसके तगड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। और इसी तर्ज पर जो है एक क्लास बनेगी भारतीय संविधान की भी, है ना, और एक क्लास फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की। एक एक क्लास में इनको हम कंप्लीट करेंगे। परेशान ना होना, बस प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, और इंस्टाग्राम परिवार से भी हम सोच रहे हैं कि आप सबको जोड़ लें। व्हाट्सएप चैनल भी हम बनाना चाहते हैं, पर आप कमेंट में हमें सुझाव देते ही नहीं है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। कमेंट में एक बार लिख दो हर हर महादेव, और भाई शेयर कर दो दोस्तों को।